मैच्योर फीमेल गेमेट के बनने के प्रोसेस को हम लोग oogenesis बोलते हैं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं पे एक बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है? मैं नहीं सुन रही, वैसे भी आपने म्यूट करके रखा हुआ है। हिंदी में अगर आपको बोलना है तो आप ये बोल के याद करके रखिए कि ओवम बनने के प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश में याद करना है तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल गैमेट इज नोन एज oogenesis। कोई दिक्कत नहीं किसी को? याद हुआ सबको? यस और नो? यस फटाफट मैम। रिप्लाई। हाँ, याद हो गया, फटाफट रिप्लाई करते चलिए, आगे चलते हैं। यस मैम। और देखिए, अब ये जो है ना, ये अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज है, जहाँ पे आपको माइटोसिस का नाम दिया जा रहा है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे जब आपको डिविजन्स बनाना बताना स्टार्ट किया था, ठीक है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा सर यहाँ घूमता है बच्चों का। अगर आपसे एग्जाम में, नीट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम, तब आपको वहां आंसर लिखना है मियोसिस। बट फिर आप बोलेंगे ये क्या ड्रामा है, फिर जब यहाँ मियोसिस है तो वाई माइटोसिस इज हियर, है ना? तो आप इसको इसके साथ यहाँ कोरिलेट कीजिए। जब ये पर्सन जो है यहाँ पे, सपोज कीजिए ये 2n है, डिप्लॉयड है, और ये भी डिप्लॉयड है, तो मियोसिस इस चीज के लिए तो बैठा नहीं कि आप प्लॉयडी को आगे 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 उसको रेगुलेट कराते जाइए, मेंटेन कराते जाइए। तो इसको जब आप इस लाइन को और यहाँ देखेंगे तब आपको बात समझ आएगी। आपको पता है कि कहीं पे अगर कोई डायग्राम रखा है आपके सामने तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना? आप बायो के स्टूडेंट है तो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रही हूँ, पहले उसको आप अपने दिमाग में फिट कीजिए यहाँ पे, कि ये यहाँ पे जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल है, ठीक है? तो जर्मिनल एपिथेलियम क्या है? अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम? जर्मिनल एपिथेलियम कुछ नहीं है। जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब है, ये जो आपको ओवरी का डायग्राम दिख रहा है, इसी के एक्सटर्नल लेयर के जो सेल्स होते हैं और उसकी जो एपिथेलियल लेयर होती है उसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियल बोलते हैं, ठीक है? मतलब उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक बात सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि आप इसको या फिर कोई पर्सन, बंदा, या फिर कहीं पे कोई डॉक्टर, जैसे अभी मान लीजिए कि कोई डिजीज हो, डिसऑर्डर हो, तो आप उससे बचने की वैक्सीन लेने जाते हैं। इसको क्या कहीं से बाहर से कोई ले जाके देता है कि हाँ भाई ये लो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स मैं तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ, चलो oogenesis स्टार्ट करो? नहीं, इसको यहीं से लेना है, तो कहाँ से लेगा? क्वेश्चन इज दैट। इसको जो है वो यहीं से लेना है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, तो कहाँ से लेगा? तो इसके एक्सटर्नल लेयर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये इसके एक्सटर्नल लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो एक्सटर्नल लेयर में जब प्रेजेंट होता है तो ये ओवरी जो है, आपको यहाँ पे ये जो ओवरी का डायग्राम दिख रहा है, ठीक है? तो इसके एक्सटर्नल लेयर, ये जो आपको एक्सटर्नल 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 जो लेयर दिख रहा है, तो मैं रफ में बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो सेल्स है, these cells are germinal epithelial cells. What are these cells? Germinal epithelial cells। तो मैंने लाइन क्या लिखी है समझिए ध्यान से। लाइन जो लिखी है उसको आपको ध्यान से, भाई यहाँ पे न्यूमरस सेल्स हैं, सब थोड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में, मैंने बोला कि सपोज कीजिए आपका स्कूल है और आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, क्या सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं क्या एनुअल फंक्शन में? नहीं, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियल है, इसी में से कुछ की मर्जी है वो पार्टिसिपेट करते हैं किस प्रोसेस में? तो इसी में से कुछ अपने आप को डिफरेंशिएट करके प्रिमोर्डियल जर्म सेल के थ्रू फिर वो oogonia में अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, और ये फिर आगे का ड्रामा स्टार्ट करेगा, फिर प्राइमरी oocyte बनेगा। आपको सिर्फ ये जो फेज और प्रोसेसेस हैं ये आपको दिमाग में फिट करना है, तो डिवीजन तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, तो इसको पहले आप समझिए, क्योंकि ये आज तक मैंने जब भी जिस बैच में भी मैंने ये पॉइंट लिखा है, बच्चा मेरा सर खाता है मैडम समझ नहीं आया, दूसरी बार समझाओ फिर कहता है समझ नहीं आया। होता है कई बार, कई बच्चों को 3-4 बार समझाना पड़ता है, तो मैं उसके पहले ही आपको ट्रिपल टाइम 4 टाइम्स में आपको
बता रही हूँ तो समझिए इस चीज को। सम ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, सम ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, तो सम ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे इतने देर से मैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल घिस रही हूँ ताकि आप लोग को ये देख के समझ आए कि नहीं भाई मैडम ने इतना बनाया था, तो उसी में से कोई है जो आगे जाके इसमें पार्टिसिपेट करेगा और इस प्रोसेस को आगे जाके रन कराएगा। बात समझ आई? उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस नॉट मियोसिस। माइटोसिस आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट मदर सेल्स और oogonia। अब यहाँ पे एक और चौंकाने वाली बात ये है कि ये oogonia जो है, ये जो क्या है आपका oogonia है, ठीक है। इस oogonia का ही दूसरा नाम है गैमीट मदर सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? गैमीट मदर सेल है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बार बार ऐसा होता है कि oogonia की बजाय मैंने पूछ लिया गैमीट मदर सेल, बच्चा बोला आपने तो पढ़ाया नहीं था, क्वेश्चन दे दिया हमें एग्जाम में। मैं पहले आपको बता रही हूँ कि oogonia और oogonia प्लूरल है और ओगोनियम सिंगुलर है, ठीक है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि oogonia is also known as gamete mother cell. Why? Because it is responsible for formation of ovum, ठीक है, and the phenomena is known as oogenesis। और इस प्रोसेस और फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं, राइट? ठीक है, आगे देखिए। oogonia multiply by mitosis and form primary oocyte। यहाँ तक तो अच्छा है, यहाँ तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक सर आप लोग को पढ़ा रहे थे तब तक तो 2-3 लाइन मैंने सोचा कि आपका टाइम मैं सेव कर दूं। अब इसके बाद देखिए एक चीज और है जो मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था, ठीक है। अब वहां पे ये बात ये आती है जो पिछली क्लास में मैं बोल रही थी। अगर आपको मोटे तौर पे बोला जाता है, अगर आपको मोटे तौर पे ये बात बोली जाती है कि विच टाइप ऑफ डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर oogenesis, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, तब जाके मैं यहाँ पे मियोसिस लिखूंगी। याद आया? मियोसिस और मियोटिक, MEIOTIC दोनों लिखा जा सकता है, ठीक है। मुझे याद है शायद फर्स्ट चैप्टर करा रही थी या 11th में, हाँ 11th में मैं सेल डिवीजन और सेल साइकिल करा रही थी, जब मैंने पूरा चैप्टर मियोसिस मियोसिस करके सिखाया। बट किसी बच्चे ने, किसी गर्ल ने मेरे से पूछा था कि मैडम मियोटिक डिवीजन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के दोनों लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मियोसिस और मियोटिक डिवीजन, राइट, दोनों एक ही चीज है, मियोसिस और मियोटिक डिवीजन, ठीक है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, अगर ओवरऑल करके क्वेश्चन पूछा जाए तो मियोसिस और मियोटिक डिवीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर्मेशन ऑफ, क्या करेगा ये, किस चीज को बनाता है? तो ये बनाता है ओवम को। किसको बनाएगा ये? ओवम को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। जितने देर तक मैंने लेक्चर दिया है उम्मीद करती हूँ कि पेज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नहीं किया है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके काम नहीं चलाना है आपको, है ना। एग्जाम में स्क्रीनशॉट थोड़ी चिपकाना है, नहीं ना, स्क्रीनशॉट लगाने से नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो इतना तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, ईच एंड एवरी लाइन इसमें से आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वो दिख भी जाएगा और समझ भी आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिए, जब तक मैं इतना लेक्चर दे रही हूँ तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। हो गया होगा नोट ये? आगे बढ़े हम लोग, बहुत कुछ बाकी है अभी इसमें, बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। इतना हो गया आप लोगों से। मियोसिस और मियोटिक डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ब्लॉक्स में लिख दिया मैंने इसको, मतलब कैपिटल्स में, ताकि आपको याद रहे। ऊपर माइटोसिस माइटोसिस का ड्रामा चल रहा है, लेकिन अब जाके यहाँ पे मियोसिस आ गया है, ठीक है। फिर क्या हो गया यहाँ पे, मियोटिक डिवीजन का रोल प्ले होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, है ना। मियोटिक डिवीजन जो है ये अपना रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। ओवरऑल अगर यहाँ पे बात की जाती है तो इस पेज में कोई दिक्कत किसी को? ये लाइन मैंने प्रीवियस डे भी लिखी थी, ये नीचे वाली लाइन जो है ना। और यहाँ पे ये कहाँ हो रहा है? कुछ बच्चे होते हैं ना, घनचक्कर होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता चीजें कहाँ हवा में चल रही है। ये जो है ना, ये ओवरी जो है,
ठीक है। ये जो ओवरी है इसके अंदर प्रोसेस देख रहे हैं आप लोग, oogenesis। ये जो ओवरी वाला सेगमेंट है यहाँ पे, इसके अंदर oogenesis चल रहा है। बहुत ही छोटा साइज होता है इसका, और इसके अंदर के सारे प्रोसेसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इधर तो मैंने बहुत ज्यादा घिस दिया है, यहाँ से देखिए, यहाँ ओवम है। ठीक है। अब ये ओवम बना, बनने के बाद अगर हम लोग फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, अगर आपको फिजियोलॉजी समझना है तो फिजियोलॉजी समझने का एक तरीका ये है, होगा क्या, ओवम है, ओवरी के अंदर ये ओवम बना, दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। मैंने पिछली क्लास में लिखवाया है आपको बजाबते, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन oogenesis एंड ओवुलेशन। वहां पे आपने लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज हो गया, बाहर चला गया, यहाँ पे दफा हो गया यहाँ से, ठीक है, इज नोन एज ओवुलेशन। तो ये गया, फिर इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, एंड दिस सेगमेंट इज, क्या है ये, बोलिए उधर से कोई भी बच्चा, व्हाट इज दिस सेगमेंट, जल्दी बोलिए फटाफट, क्या। एम्पुला। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जंक्शन का नाम बोलिए पूरा। एम्पुला, ठीक है। जंक्शन, एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन है ये, ठीक है। और ये वही साइट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। 10वीं क्लास में, 10th क्लास में एक छोटा सा पैरा दिया है। पैरा में उस बेचारे ने हेडिंग भी नहीं दी है, मेरे ख्याल से गिनने के बाद ना 3 या 4 लाइन निकलेगा उसमें से, ठीक है। और कुछ इस तरीके से करके क्वेश्चन लिखा है कि क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस बेचारे ने बहुत साधारण सी भाषा में एक बात बताई है कि अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो कोई बात नहीं, ये बेचारा यहाँ सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो यहीं रुक जाएगा, यहीं पे वो दूसरा केस भी मैं समझाऊंगी अभी आपको, ठीक है। नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो ये गया 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 गया, यहाँ से चलता हुआ जा रहा है, 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 ठीक। यहाँ पे जाते जाते ये सब क्या होता है, रप्चर हो जाता है, पूरा का पूरा क्या होता है, रप्चर होता है, ठीक है। चलिए, रप्चर होता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये क्या करता है, रप्चर होने के बाद ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग बढ़ाता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा देता है। हर एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मेरी एक एक बोली हुई लाइन जो है ना वो क्वेश्चन है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बढ़ाने का काम कौन करता है, दिस ओवम, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ये ओवम जो है यही रिस्पॉन्सिबल है, इसी ने क्या किया, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बढ़ाया है, उसको ठीक कर दिया है, ठीक है। तो अभी अभी जो सारा जो ड्रामा oogenesis का चल रहा है वो किसके लिए आपने पढ़ा है, ओवरी के लिए पढ़ा है। कलेक्शन का काम किसने किया था, फिम्बरी ने। सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं आपने, मास्टरी कर रखी है इसमें पिछली क्लास में, ठीक है, सबको मैंने समझाया है। बर्थ कैनाल, वेजिना प्लस सर्विक्स, ठीक है। मिडल लेयर इज मायोमेट्रियम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और यहाँ पे ये बीच में जो थोड़ा सा पैसेज जो है यहाँ पे बचा हुआ, दैट इज सर्विकल कैनाल, ठीक है। अब ये ओवरी है बेचारा, किसी किसी लिगामेंट के थ्रू जुड़ा हुआ तो होगा, तो ये लिगामेंट ऑफ ओवरी लिख देना इसको। इन्फंडिबुलम, कॉर्नल शेप्ड अपीयरेंस पोजिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज इन्फंडिबुलम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फंडिबुलम। और यही यूटेराइन फंडस है जो प्रेगनेंसी पीरियड में क्या होता है, जैसे जैसे फीटस ग्रो करता जाएगा ऊपर की तरफ इस पे प्रेशर डालेगा, ये ऊपर चारों तरफ से, ऐसा थोड़ी है चारों तरफ भी बोलना कम है, मतलब फुल जितना इसका डायमेंशन है सब तरफ से ये क्या होता है, अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हम किसके इसके अंदर की घटना को पढ़ रहे हैं। समझ आया सबको, यस और नो, समझ आया। यस। हाँ, कई महानुभाव, कुछ इतने स्मार्ट बच्चे होते हैं कि उससे पूछो कि मैंने क्या पढ़ा है, कहाँ होता है ये, बच्चा कहता है अच्छा ये जो आपने पढ़ा है ये तो यूट्रस में होता है। पहले आप समझिए इस बात को कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, कहाँ समझा रही हूँ इस चीज को, तो मैंने रिपीट किया एक बार बैक आके। होता है ना कि कई बार हम बच्चों के अंदर जो मिस्टेक्स देखते हैं तो उसको पहले से ही क्लियर करते चलते हैं, ठीक है। पता नहीं ये थोड़ा सा ब्लर फोटो ही मुझे मिला, इसमें लिखा हुआ दिख रहा है, ये एनसीईआरटी किताब है आपकी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। मुझे अगर किसी बच्चे को टेस्ट करना हो ना, ये एक क्वेश्चन दे देती हूँ, बच्चा जो है वो आ जाता है सीधा लाइन पे, और तुरंत पकड़ में आ जाता है कि उस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। एक क्वेश्चन दे दो, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है।
याद है मैंने पिछली क्लास में एक लाइन लिखी थी आप लोगों के लिए, कोई बताएगा मुझे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था मैंने oogenesis के लिए? Oogenesis initiated in fetal life. वेरी गुड, किसने बोला ये? मैम अरुणिमा. हाँ अरुणिमा। अच्छा अरुणिमा एब्सेंट थी, इसका मतलब रिकॉर्डिंग देखा है आपने। फर्स्ट लाइन जो है मैंने यही लिखा था। अच्छा लगता है हम लोगों को जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन जो है मैंने यही चीज लिखी थी उसमें, और इसी वजह से मैंने ये फोटो चिपकाई है यहाँ पे। ठीक है, इसका मेन रीजन यही है कि ये जो है यही मैं पिछली क्लास में उतने देर से बोल रही थी। इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड दिस phenomena is initiated during the fetal life। ये कब स्टार्ट होता है? fetal लाइफ में स्टार्ट होता है। बहुत चौंकाने वाली बात है। इस फीमेल बिचारी का बर्थ जो है वो खुद ही यहाँ पे हो रहा है। लाइन थोड़ी नीचे चली गई, दिस पॉइंट जहाँ पे ये बर्थ लिखा हुआ है, ये बर्थ वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जाके क्या होता है, मतलब लोगों को ऐसा मोस्टली सुनने में लगता है, समझने में लगता है कि ये कब स्टार्ट होगा, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होगा। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट नहीं होता है। ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ है फीटल लाइफ में। यहाँ से आपको इसको स्टार्ट करना है। ये जो है इसके इनिशिएशन का जो फेज है दैट इज फीटल लाइफ। पहला डिफरेंस है ये। 10वीं क्लास में भी जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पहली चीज, क्योंकि उस टाइम बच्चे काफी छोटे होते हैं, ये समझने की। अब ये सारी चीजें आप उस टाइम बच्चे को बता दीजिए, बेचारा हार्ट फेल कर जाएगा, 11th में लेगा ही नहीं बायो कभी। ठीक है, अगर 10th में ही बताना हम लोग स्टार्ट कर दे तो यहाँ पे क्या है कि एक स्पर्मेटोजेनेसिस का ये प्रोसेस है और दूसरा यहाँ पे oogenesis का प्रोसेस है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है यहाँ पे ये प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट। एंड द phenomena of oogenesis is initiated during the fetal life। ये कब स्टार्ट हो रहा है? fetal लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सारी चीजें तो सेम चल रही है यहाँ पे। यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसको देखिए थोड़ा सा, देखिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, उसको समझाती हूँ मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे कितना अच्छा और कितना आसान है, देखिए क्वेश्चंस जो है इसमें से पूछे जाते हैं, कुछ फ्लोइडी वगैरह का जो कंफ्यूजन है वो भी दूर होता है बच्चों का, है ना। तो इसको देखिए, स्पर्मेटोगोनिया, oogonia, कोई दिक्कत नहीं। आगे, mitotic division is responsible for formation of primary spermatocytes। इधर देखिए, mitotic division is responsible for formation of primary oocytes। एक लाइन जो है वो बहुत चौंकाने वाली है, यहाँ पे मैं लिखवाऊंगी आगे जाके, बहुत डिस्कशन है। मैं अगर आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊं तो ये देखिए, सर घूमने लगेगा आपका देख के, इधर देखिए। मतलब हम लोगों को समझ नहीं आता है कि बच्चे को हम कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म करें, तो मैं इतनी डिटेलिंग कर रही हूँ। ठीक है, अभी मुझे एक छोटा सा जो ओवम है ना, अभी जो मैं oogenesis आपको सिखा रही हूँ, अभी इस बेचारे के बाहर की पूरी अनाटोमी बची हुई है। अभी ये माइक्रोस्कोपिक, मैंने 2 फोटोज यहाँ पे, ये डायग्राम है, ये डायग्रामेटिक व्यू आपको समझाने के लिए लगाया है। और ये जब हम लोग स्लाइड बनाते हैं ना, अब तो खैर ऑनलाइन ही है, लैपटॉप पता नहीं आप लोग जाएंगे नहीं जाएंगे एंड टाइम तक, कुछ ठिकाना नहीं है अभी गवर्नमेंट का। तो जब स्लाइड हम लोग बच्चों से बनवाते हैं तो वो ऐसा दिखता है, तो मैंने दोनों लगाया है यहाँ पे। तो इसको मुझे समझाना है क्यों, एक एक चीज क्वेश्चन है। आप नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए। आपसे थीका इंटरना के ऊपर क्वेश्चन है, जोना पेलुसिडा के ऊपर क्वेश्चन है, एंथ्रम के ऊपर क्वेश्चन है, क्यूमुलस उफेरस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, बेसमेंट लैमिनी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे ईच एंड एवरी टर्म जो आपको दिख रहा है एनसीईआरटी की लाइन है बस। आपको उस बेचारे ने आधी आधी लाइन लिख के छुट्टी कर ली है, समझाना काम है टीचर का, टीचर तो समझाएगा आपको। तो ये इतनी मुझे डिटेलिंग आपको करानी है, तो इतनी डिटेलिंग कराने के लिए पहले तो मैं आपको यहाँ से समझाना, भाई ये तो तब समझेंगे ना आप। ये सारी चीजें जो है जब मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगी, ये हो कैसे रहा है, ये कहाँ से उड़ के आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि आगे हवा में बोलते हुए मैं ऐसी, अब ऐसे करने को तो इतना सारा नोट्स है जो मोस्टली होता है, जैसे आप लोग कॉलेज में जाके बैठेंगे तो हाँ भाई ये नोट्स है, चलो लिखो, हो गया बस, कंप्लीट हो गया, बायो की क्लास कंप्लीट हो गई। तो ऐसा नहीं है, तो मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है,
तो ये देखिए, तो जो मैंने इसमें स्टार्ट किया है, जो चीजें हैं जो आपको समझनी है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये जो है दिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज रिस्पॉन्स, यहाँ भी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है तो यहाँ पे ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो रहा है, और यहाँ भी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है तो यहाँ सेकेंडरी ओसाइट बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए क्या होगा जब ये प्राइमरी ओसाइट बना। तो अब थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालिए। क्या बोला मैंने यहाँ पे, यहाँ मैंने बोला है फीटल लाइफ, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बोला है प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, फिर मैंने बोला है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्या बोला है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। आप याद रखिएगा ये नीट का क्वेश्चन है कि किस स्टेज में अरेस्टिंग हो जाता, अरेस्ट किया जाता है इसको। आपको ये छोटी बात लगती है कि फीटल लाइफ में जो oogenesis स्टार्ट हुआ था वो प्यूबर्टी की एज में जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल को लीड कर रहा है। ये चौंकाने वाली बात है या नहीं। मैंने बोला था ना oogenesis का जो प्रोसेस है ये मैजिकल है अपने आप में, मतलब ये गॉड्स क्रिएशन ही हो सकता है। किसी साइंटिस्ट की तो इतनी कुव्वत नहीं होगी कि वो अगर ऐसा सोच ले कि हाँ भाई इतने टाइम तक अरेस्ट करके और उसको जिंदा कंडीशन में बना के मेंटेन करके तुम रखे रहो, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट के स्टेज में इसकी अरेस्टिंग होती है। क्या होती है इसकी, तो ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ oogenesis, क्या क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ oogenesis, ठीक है, oocyte इज अरेस्टेड। अब आपको लिख ही नहीं रहा है, प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, और ओवम को भी oocyte बोलते हैं। साइट मतलब सेल, और डबल ओ जो टर्म होता है ना बायो में, वो ओवम के लिए आता है, याद रखिएगा। oocyte किसको बोलते हैं, ओवम को बोलते हैं। तो नॉट सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के टाइम में अरेस्टिंग नहीं होती है। आप, मैं तब से 10 बार बोल चुकी, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं यही बात आपको बोल रही हूँ। अगर आपसे कल को पूछा जाए किस फेज में अरेस्टिंग होती है तो आपको वहां पे याद रखना है इसको अरेस्ट किया जाता है प्राइमरी oocyte के फेज में। कब अरेस्ट किया जाता है, बोलिए उधर से, अरेस्टिंग कब होती है इसकी, Primary oocyte किस स्टेज में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये वाला जो स्टेज है यहाँ पे, इस स्टेज में क्या होता है, इसकी अरेस्टिंग हो जाती है। ये प्राइमरी oocyte का जो स्टेज है यहाँ पे इसकी अरेस्टिंग हो जाती है। मैं एनसीईआरटी की लाइंस आपको दिखा दूंगी, बट अभी हम लोग क्योंकि समझने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो चीज तो खैर छोटी है, उसको हम लोग करेंगे, उसका तो खैर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है एनसीईआरटी का, उसको भी करेंगे हम लोग। बट यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है, ये प्राइमरी oocyte जो है इस फेज में इसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के फेज में ये जाके क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। इधर वाला नहीं, इधर का ये इतना जो पोर्शन है ना, इधर का इतना जो सेगमेंट दिख रहा है, इसको मैं अभी नहीं बोलूंगी आपको कि बनाना है, लेकिन ये जो फेज है ना इसको आप अपने कॉपी में इतने को, इस वाले साइड को आप अभी बना लीजिए। पिछली क्लास में आपने बनाया है, ये वाला बनाया है, देखिए यहाँ पे ये डिवीजन वाला ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, इधर देखिए ये बनाया है आपने पिछली क्लास में। ये वाला इधर वाला जो फेज है ये आपने बनाया है प्रैक्टिस के तौर पे, बस इधर वाला बनाइए। तब तक मैं यहाँ पे एक लाइन एटलीस्ट लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप इधर वाला लिख लीजिए, मतलब इसको बना लीजिए, लिखना नहीं है, इसका तो खैर कोई तोड़ नहीं है, पूछे आपसे और इसको बना के आ जाइए, 5 लाइन लिख दीजिए, सवाल नहीं उठता है कि कोई एग्जामिनर नंबर काट दे आपका, है ना। तो जब डायग्राम समझा हुआ हो तो ना तो एग्जाम में गलती होगी और ना ही आपसे कहीं और कोई मिस्टेक होगा, ठीक है। इसको बनाइए, तब तक मैं एक लाइन इधर मेंशन कर देती हूँ आप लोगों की।
इधर वाला बन रहा होगा आप लोगों का। यहाँ पे एटलीस्ट मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है, मैं लिख देती हूँ एक लाइन, लिखा ही जा सकता है, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास। ये क्वेश्चन अगर ना मिले ना, ऐसे तो मैं हर क्लास में बोलती हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हुआ नहीं है कभी आज तक कि ये क्वेश्चन ना पूछा गया, ठीक है। हाँ, ये मुझे याद आया, मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में अंडरलाइन कराया था आप लोगों को। मेमेलियन oocytes, ठीक है, आर stored in the ovary arrested। क्या क्वेश्चन है, किस फेज में अरेस्ट किया जाता है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। यस, PROPHASE, प्रोफेज और 1, मतलब छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला ही होगा, प्रोफेज 1, ठीक है। ऑफ मियोसिस, अब भाई प्रोफेज 1 लिखा है तो किसका होगा? मियोसिस का ही होगा, माइटोसिस बेचारे का तो होगा नहीं, है ना। तो किसका होगा? ये मियोसिस का होगा, ठीक है। अपने आप में खुद ही ये 5 स्टार पॉइंट है, 5 स्टार नहीं 10 स्टार पॉइंट है ये, ठीक है। जो बच्चा इतना समझ गया उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तभी मैं बार बार 11th में आपको पढ़ाते वक्त क्या चिल्लाती थी, याद आया? अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर 12th में आपको तारे नजर आएंगे, तब आपको पता नहीं चलेगा टीचर क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बार बार बोल रही थी वहां पे, और यही चीज आपको समझनी भी है, ठीक है। इधर कर देती हूँ, उधर वाला बन रहा है ना, उसको बना लीजिएगा साथ के साथ। वो ये बन जाए तो मुझे बताइएगा, आगे बहुत सारी चीजें अभी बाकी है तो और मैं समझाती हूँ आप लोगों को। हो गया मैम। चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं। समझ आया? समझ आया? आपको पता नहीं चल रहा है, बहुत मतलब मेजर मेजर चीजें जो है वो आपने सीखी हैं आज की क्लास में, कि कब अरेस्ट होता है तो मियोसिस की प्रोफेज 1 में इसको अरेस्ट किया जाता है। कब स्टार्ट होता है तो फीटल लाइफ में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? ये फीटल लाइफ में स्टार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारी डिस्कशन आपको प्रीवियस क्लास में कर रखी थी, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया। फिर ये वाली लाइन तो मैंने पिछली क्लास में भी लिखी थी, अभी भी मैंने आप लोगों को नोट कर दिया, इसमें तो खैर कोई दिक्कत किसी को है नहीं। ये तो हम लोगों का एक रफ पेज था, ठीक है। थोड़ा और काम करते हैं इसको। देखिए, एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ। चीज देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, बहुत गंदा हो गया ये। अच्छा रुकिए, उस डायग्राम को फिर से लाना पड़ेगा। एक चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बोली थी कि अगर ये ओवुलेशन वाला जो सारा फेज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसको जब आप समझना स्टार्ट करते हैं, इसको आप क्या करते हैं, जब समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यही है ना, यही है। तो इसको समझने में एक चीज को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये सारा प्रोसेस हवा में नहीं होगा। अगर इन सारे प्रोसेस को होना है, अगर क्या होना है, ये सारा प्रोसेस अगर होना है कहीं पे, तो ऑब्वियस है कि ये बेचारा अपने चारों तरफ कवरिंग कंटेन करेगा। क्या करेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा प्राइमरी फॉलिकल है, बहुत छोटा सा है, रेड कलर का मैं बना रही हूँ यहाँ पे, बहुत छोटा सा प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैडम प्राइमरी फॉलिकल लिखा है तो फिर प्राइमरी oocyte क्यों लिखा? अब ध्यान दीजिए आप, प्राइमरी oocyte इज द सेल, ऊ मतलब ओवम, साइट मतलब सेल, याद आया? ऊ मतलब ओवम, साइट मतलब सेल, ठीक है। तो ये प्राइमरी oocyte जो है, इट इज present within the primary follicle। follicle मतलब आपको पता है कवरिंग लाइक एक
स्ट्रक्चर है। तो प्राइमरी फॉलिकल कंटेन्स प्राइमरी oocyte, और एरो का जो ये ड्रामा है, ये आप देखिएगा, ये गोल चक्कर काटता हुआ इधर से इधर, मतलब ऐसे घूम रहा है, ये डायरेक्शन चल रहा है इसका। पूरे का डायरेक्शन क्या है, ऐसा डायरेक्शन चल रहा है, ठीक है। मतलब इस डायग्राम की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा थोड़ी कि ओवरी में जब ये होता है तो इसकी जैसे मर्जी वैसे होगी, समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पे, तो आपको इस चीज को याद रखना है कि इसका जो डायरेक्शन है वो किस वे में यहाँ पे बनाया जा रहा है, और ये क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है, बार बार गायब हो जा रहा है ये यहाँ से। पिछले पेज में डिलीट कर रही थी, उसमें नहीं जा रहा था, ये भाग जा रहा है बार बार यहाँ से। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए 5 सेकंड में हो गया। हाँ, तो इसका जो डायरेक्शन यहाँ पे है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। मेरा ये बोलने का मतलब है, अब मैं नहीं इतना घिसूंगी कि मुझे डिलीट करना पड़े। मेरा यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इसने क्या लिखा, 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 है, 5 है, ठीक है। अब 6 दे रहा है, यहाँ पे 7 दे रहा है, ठीक है। 6 7 मतलब 5 के बाद तो बहुत आसान हो जाता है, 5 के बाद बहुत इजी हो जाता है। 5 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो मैं एक रफ वर्क आपको समझाती हूँ 5 के बाद का, ठीक है। एक और रफ पेज लेती हूँ, देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से। मान लीजिए कि मैंने एक बलून लिया यहाँ पे, ठीक है, रेड कलर दिखिएगा नहीं यहाँ पे, तो इसका बैकग्राउंड ही चेंज कर दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे रफ वर्क के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अगर एक बलून लिया आपने, ठीक है, इसी एग्जाम्पल से आज तक हर बैच में मैंने समझाया बच्चों को, ये माउथ है इसका, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या किया, एक बॉल डाला ये, ठीक है। तो अगर इस बॉल का साइज बड़ा है तो इसका भी तो साइज जो है, ये अपने साइज को भी तो मेंटेन करके रखेगा। तो ये जो बॉल है यहाँ पे, इसको आप समझिए कि ये ओवम है। व्हाट इज दिस, ये ओवम है, ठीक है। और ये बाहर वाला जो मतलब पूरा ओवरऑल, इसको और इसको मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको यहाँ पे हम लोग इसको ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे जीएफ लिख रही हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। तो जब ग्राफियन फॉलिकल में से, माइनस लिखा है मैंने यहाँ पे, जब ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम को बाहर निकाला जाता है, तो इसके बाहर निकलने के बाद एक ऐसे 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 बेचारा क्या होगा, इसके अंदर से ओवम निकल गया तो बेचारे का शेप जो है बेचारा पूरा डिजनरेट हो गया, ठीक है। क्या नाम है इसका, कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, कॉर्पस ल्यूटियम। बात समझ आई मेरी, बात समझ आई। क्या बोला मैंने, मैंने बोला पहले शुरू में ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम मतलब ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। अब मान लीजिए बलून है, छोटा सा बलून है आपके, आपने बहुत बड़ा बॉल जो है उसमें डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही बॉल मतलब ये ओवम जो है, इसको आप यहाँ से बाहर निकालिएगा, तो बाहर निकलने के बाद ये श्रिंक करेगा ना ये बेचारा ऐसे, तो श्रिंक होके ये ऐसा हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम हो गया। क्या हो गया, इसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, ठीक है। क्या रिलीज हुआ इसके यहाँ से, ओवम। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे आसान हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ये रहा, डबल क्लिक हो रहा है क्या, हाँ ये रहा, इधर देखिए। पहले क्या है यहाँ पे, रप्चर्ड फॉलिकल, पहले ये टूटा है, ये फॉलिकल जो है। पहले तो इसकी देखिए शक्ल तो अच्छी थी, गोल मटोल, यहाँ पे ये देखिए गोल सा है, ऐसे स्फेरिकल सा है। बेचारा रप्चर हो गया, रप्चर हो गया मतलब फट गया। तो इसके अंदर ना फ्लूइड एंट लिखा है ना, एंट्रल फॉलिकल, ये खाली जगह में यहाँ पे जो भरा रहता है उसको एंट्रम बोलते हैं। सब बताऊंगी मैं आपको, सब क्वेश्चन है नीट का। ANTRUM, एंट्रम बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रम भरा हुआ है, तो ये क्या होगा, यहाँ से रप्चर हो गया। ये देखिए शेप कैसा हो गया इसका, है ना। अब ये बेचारा बाहर निकल गया, सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम, बाहर निकल गया ये, ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन। याद आया, हर एक कॉन्सेप्ट देखिए कहाँ कहाँ जाके फिट हो रहा है, कुछ फालतू नहीं बताया हुआ है आपको, सब कुछ कहीं ना कहीं लगेगा, सब कुछ कहीं ना कहीं काम देगा। सो
What do you understand by the term corpus luteum? Corpus luteum is formed after release of ovum from the Graafian follicle. दूसरी भाषा में अगर आप बोलना चाहते हैं, ओवुलेशन के बाद बचे खुचे हुए रेसिडुअल स्ट्रक्चर को हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तीसरे स्ट्रक्चर मतलब तीसरे फॉर्म में अगर आप इसको बोलना चाहते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, जब ग्राफियन फॉलिकल जो है ये मैच्योर, लेकिन मैच्योर ग्राफियन अब बेचारा इमेच्योर है, इमेच्योर ही तो बन ही रहा है ना, यहाँ छोटा सा है पहले, ये देखिए थोड़ा और ग्रो हो गया, फिर यहाँ पे और ग्रो हुआ, ये देखिए और ग्रो हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे और ज्यादा ग्रो हो गया ये, ठीक है। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारा स्टेज है यहाँ पे। सेम इसी डायग्राम को याद रखिएगा, ये फिर मैं वहां पूछना स्टार्ट करूंगी आपसे। सेम इसी डायग्राम को ये जो चल रहा है, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एग्जाम में मत लिख के आ जाइएगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी समझा जाए ना इसको। एग्जाम में मत लिख दीजिएगा कि मैडम ने बोल दिया था एंटी क्लॉकवाइज, समझाने के लिए अभी के लिए फिलहाल मैं आपको बता दूं, लेफ्ट राइट दोनों साइड में ओवरी होते हैं, दोनों में होता है, जैसे मर्जी वैसे होगी, ठीक है। अभी समझाने के लिए मैं आपको बता दूंगी। तो दूसरा एक तरीका ये है इसको एक्सप्लेन करने का कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसके रप्चर होने के बाद जब ओवम इसमें से बाहर निकल जाता है तो बचे हुए स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। यही वो कॉर्पस ल्यूटियम है, यही क्या है, वो कॉर्पस ल्यूटियम है जो एक मास्टर हार्मोन सिक्रीट करता है। नाम बोलेगा कोई बच्चा मुझे, कोई स्टूडेंट मुझे नाम बोलेगा, अब याद आ जाएगा आपको। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, मैं लिख दूंगी स्टेटमेंट में, ऐसी रफ लिख रही हूँ। प्रोजेस्टेरॉन, उस मास्टर हार्मोन का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। एंड प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज और रेफर्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन। इसको भी जाके खोजिए, मिल जाएगा आपको। एक एक जो है ना मेरा, एक एक शब्द इसमें क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या नहीं है क्वेश्चन, जाके ढूंढिए, निकालना स्टार्ट कीजिए। आप लोग एक गेम की तरह भी समझ सकते हैं, आपस में इसको देखिए शेयर करके कहाँ से कितने क्वेश्चन कैसे निकल रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन व्हिच इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, व्हिच इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। इस छोटे से कॉन्सेप्ट से देखिए एक और मजेदार चीज मैं आपको दिखाती हूँ, जो कई बार बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम ये जो इसने बनाया है यहाँ पे, तो जब इसने बनाया तो ग्राफ, एक ग्राफ मैं अभी निकालने जा रही हूँ यहाँ पे। तो ग्राफ है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग कर लेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्राफ, भाई 2 in 1 हो सकता है तो क्या दिक्कत है करने में, फिर मुझे वहां से वापस यही सारी चीजें भूगनी पड़ेंगी, इससे अच्छा है कि अभी देख लीजिए आप लोग। आ गया ना ग्राफ, कोई सा भी ग्राफ हम लोग लगा सकते हैं, बट जो अच्छा हो हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। कोई तो होगा एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी का बेस्ट ग्राफ है इसमें, उससे अच्छा कोई ग्राफ ही नहीं है, सबसे अच्छा ग्राफ है इसमें एनसीईआरटी का। पता नहीं कहाँ चला गया, चलिए इसको निकालते हैं, मान लीजिए ये भी काम का ही लग रहा है, बेचारा निकम्मा तो ये भी नहीं है। बहुत अच्छा ग्राफ है ये। और देखिए एक चीज मैं आप लोग को समझाती हूँ, चलिए अब साफ दिख रहा है सबको, क्लियर है? यस मैम। हाँ देखिए, आप ही के सिलेबस का 5 नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि और ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको दोबारा मुझे पढ़ाना है, लेकिन एक चीज है 2 in 1 हो सकता है तो हम लोग को करना चाहिए। यहाँ पे यहाँ आप ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है ये, यहाँ पे ये लिख रहा है प्रोजेस्टेरॉन जो है, क्या लिख रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है, ठीक है, ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन ये रहा दिस वन, ये लिख रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन को हमने ग्रीन कलर से बनाया है, ठीक है। ये ग्राफ आधा है, ये ग्राफ जो है ना आधा है, ठीक है।
ये बीच में देखिए यहाँ पे 14वें से 15वें दिन, मतलब कि मिड 28 का आधा क्या होता है 14, 28/2 कितना होता है 14, ठीक है। 14 15 कई लोग लिखते हैं यहाँ पे किताबों में, तो यहाँ देखिए 28 है, यहाँ 14 है। ऊपर क्या हुआ यहाँ पे देखिए, बेचारा साफ साफ लिख रहा है कि हियर ओवुलेशन अकर्स। तो ओवुलेशन होने के बाद ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना, इसमें कोई डाउट किसी को कि इसी जगह पे सिर्फ क्या होगा, फॉर्म होता है और बनता है क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, क्या आपको इस प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ इस मिड पॉइंट के पीछे कभी दिख सकता है किसी कीमत पे? बात समझ आई जो बोला मैंने? Yes, ma'am. है ना, मैजिकल है या नहीं? देखिए एक कॉन्सेप्ट कैसे, मतलब पूरे 10-15 कॉन्सेप्ट को लपेट के रखे हुए अपने आप में। तो तभी मैंने बोला कि ये थोड़ा बारीकी से हम लोगों को कराना पड़ता है बच्चे को, और जिस वजह से मैंने चैप्टर 1 और 2 बहुत जल्दी कराया आपको। मैंने पहले ही बोला था कि आगे के, हाँ चैप्टर 4 है, अब अगर वो कोई बच्चा बोले तो मैं एक दिन में खत्म कर दूंगी आप लोगों को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, क्योंकि फिर जेनेटिक्स में वो टाइम में यूज करूंगी। मेरा मेन मोटिव ये है कि एटलीस्ट आपके नंबर आने चाहिए, चाहे जैसे मैं पढ़ाऊँ आपको। तो हमें पता है कि किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कभी भी इस 14 डे के प्रीवियस पीरियड में, अगर कोई बच्चा ग्राफ इसका पीक बना दे तो आप बोलिए कि वो गधा है एक नंबर का, ठीक है। जिस बच्चे के पास कॉन्सेप्ट होगा ना, वो इस प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ कभी भी 14 डे के पहले बना ही नहीं सकता है। अगर वो कभी गलती से बनाता है ना ऐसा, तो फिर मतलब जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है वो खुद ही समझ जाता है कि इसने कितनी बढ़िया बायोलॉजी पढ़ी है। बात समझ रहे हैं? आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है। तो यही चीज मैं आपको तब से यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखिए, यही जो चीज है मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे रफ लिया है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, और यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने का काम करता है। असाइनमेंट क्वेश्चंस में सब मैं दे दूंगी आपको, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी विच या फिर विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर विच स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। एक ही बात है, कुछ भी पूछूं कैसे भी पूछूं, आंसर तो आपको पता है आपको, ठीक। बट अभी भी एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही होगी, वो क्या कि ये प्राइमरी ओसाइट जो है ये जिस कवरिंग में प्रेजेंट होता है, तो दोनों को मिला के एक साथ हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। कई लोग इसको सेकेंडरी फॉलिकल भी बोलते हैं, कई लोग इसको ग्रोइंग फॉलिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोइंग फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोइंग फॉलिकल लिखा हुआ है। फिर इसके बाद ये जो आपको मैच्योर यहाँ पे एक फॉलिकल दिख रहा है, इसको हम लोग मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं, टर्शियरी फॉलिकल भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैच्योर फॉलिकल जो है ना, अपने आप में एक और बायोलॉजी लेके आता है। ये भी इतना आसान नहीं है, चलिए इसको तो रहने देते हैं, ये मजेदार है। कम से कम प्रोजेस्टेरॉन का नीचे वाला ग्राफ तो बना ही सकते हैं आप लोग, ऊपर वाले को तो रहने दीजिए, बेचारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। ये फिर से मुझे पढ़ाना है आपको, ये तो बहुत ईजी है, बच्चों का खेल है। अगर मान लीजिए आपको पता है, अब इसमें भी कई बेवकूफ ऐसे होते हैं जो एग्जाम में, स्पेशली नीट के एग्जाम में टिक मार के आते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ओवरी सिक्रीट करता है, जबकि ये जो आपके ब्रेन के पास जो पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट होता है, तो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्योंकि 14वें दिन पे यानी मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में ओवुलेशन होना है, इसको बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाले हार्मोन्स की और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से इसको धक्का मारने के लिए, पुश करने के लिए, रेगुलेट कराने के लिए, ये देखिए कुछ नहीं करना, आंख बंद करके एफएसएच और एलएच का पीक बना देना है आपको। यहाँ पे कितना आसान ग्राफ है बताइए। दो और है जो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ बताऊंगी तो आपको मैं सिखाऊंगी, ठीक है। अभी मुझे क्या शो करना था आपको, कुछ बोला था मैंने अभी, इसकी डिटेलिंग मैंने बोली थी आपको, हाँ मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ये सब तो स्लाइड है आपके, मतलब जो बनाते हैं ना बच्चे वही है, लेकिन मैच्योर जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे,
मोस्टली तो वही है, इसको देखते हैं, शायद ढंग का लग रहा है, जूम करने के बाद ही पता चलेगा क्या है ये। नहीं ठीक है, अच्छा है, थोड़ा ब्लर है तो मैं इसको छोटा कर देती हूँ। अभी बहुत ज्यादा जो लेबलिंग है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि सब कर लेने के बाद सब क्लियर हो जाता है। एक एक चीज मैं समझाऊंगी, अभी आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहली चीज आप ये समझिए, ये बीच में जो स्ट्रक्चर बैठा है ना, ठीक है, ये क्या है, ओवम है। ये क्या है, ओवम है। और पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेच्योर फॉलिकल जो है, ऐसा ही उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, शायद मैंने लगाया हुआ है कुछ पेज पे, देखती हूँ। हाँ ये रहा ना, ये देखिए, उससे अच्छा ही है, ठीक है। ये देखिए, तो ये जब बढ़ता है, और ग्राफियन फॉलिकल जब मेच्योर होता है, ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, जब मेच्योर होता है, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल के मेच्योर होने के बाद क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड का नाम है एंट्रम। जिस फ्लूइड का नाम क्या है, एंट्रम, ठीक है। ये देखिए, तो जिस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जितना अच्छा एंट्रम प्रेजेंट होता है, इसका मतलब वो उतना ज्यादा मेच्योर है। इसका मतलब क्या है, वो उतना ज्यादा मेच्योर है। एंट्रम भी बायो में कई जगह पे आपको सुनने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको जब कभी भी एंट्रम लिखना हो तो उसमें क्या करना होता है, आप लोग को बताना पड़ता है कि आप कौन से एंट्रम के बारे में लिख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एंट्रम जो है, ये पहचान है किसकी, जैसे आपसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज द डिमार्केशन फीचर ऑफ अ मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फॉलिकुलर एंट्रम या फॉलिकुलर फ्लूइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं जोड़ देती हूँ एक लाइन, देखिए, यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर देती हूँ, मेरे साथ साथ लिख लीजिए आप लोग। The formation of the follicular antrum the formation of the follicular antrum, ANTRUM, इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकुलर एंट्रम, और ये एंड जो भी लिखना आपको लिखिए, एंड फॉलिकुलर फ्लूइड हैज importance in follicular development। चलिए हो गया, बहुत है। मुझे मेन एंट्रम आपको याद कराना था, है ना, एंट्रम, ताकि याद रहे आपको, ठीक है। इसको लिखिए, बहुत सारे फोटोज, अभी तो 50 बार दिखाऊंगी मैं आपको, जब तक जैसे आपको पता है कि एक टॉपिक कराने के बाद हो या ना हो, एंड तक याद हो ही जाता है आपको, ये भी याद हो जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसको कर देते हैं, चलिए।
देखिए फर्स्ट लाइन है, ये अभी तक लिख लिया होगा आपने। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। एक क्वेश्चन आया ना यहाँ पे कि आखिर ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं क्या। देखिए कुछ नहीं है ग्रेनुलोसा सेल्स। पहले तो आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए, कितने सारे टर्म्स हम लोग सुन रहे हैं, याद कैसे होगा। जब तक ये चैप्टर ओवर नहीं हो जाता 50-100 बार आप नाम सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये जब फॉलिकल बेचारा बन रहा था, ये जो है ना, ये छोटा सा ये बना है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ जो नरिशिंग सेल्स ने इसको घेर के रखा था ना, उनको हम लोग ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। क्या है ये? The primary oocytes enlarge and mature by obtaining food from follicle cells। ऐसा थोड़ी बाहर से आप कोई बैटरी लगाने जा रहे हैं, भाई लो इतना चार्ज है, इतने दिन तक तुम एनर्जी ले लेना। नहीं, इस बेचारे को खुद ही अपना काम चलाना है, खुद ही क्या करना है, यहाँ पे नरिशमेंट हो, खर्चा पानी सब इसको खुद ही निकालना है अपना। तो यही सारी चीजें मिलके क्या करती है, यहाँ पे हेल्प करती है इसको। ठीक, अब एक चीज देखिए, ग्रेनुलोसा सेल्स भी जो है ना, इसका भी अलग अलग ड्रामा है। जैसे अब इंसान तो एक ही है ना, जैसे कैसे छोटे बच्चे होते हैं ना प्राइमरी के, वो एक कार्टून वाली वीडियो देखते हैं बच्चे जो हैं, तो मतलब जैसे पुलिस वाला यूनिफॉर्म पहन लिया किसी बंदे ने, पर्सन ने, तो बच्चा बोलता है पुलिसमैन है। फिर उसने मतलब व्हाइट कोट एप्रन वगैरह पहन लिया, तो बच्चा कहता है ये डॉक्टर है। बात समझ रहा है जो मैं बोल रही? है तो ह्यूमन ही ना, ऐसा तो नहीं कि कपड़े बदल देने के बाद स्पीशीज बदल गई उसकी। नहीं, बात समझिए यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जो ग्रेनुलोसा सेल, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ, तभी मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको। जो ग्रेनुलोसा सेल यहाँ पे चारों तरफ, ये देखिए, ये जो चारों तरफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा सेल्स भी बोलते हैं, और कई लोग इसको मेम्ब्राना ग्रेनुलोसा सेल्स भी बोलते हैं, जो चारों तरफ घिरा हुआ है। अब यहाँ भी ग्रेनुलोसा सेल्स लिखा है, यहाँ पे देखिए मास बैठा हुआ है, भाई इस ओवम को भी तो चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। ये ओवम की एक्सटर्नल कवरिंग को जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जोना पेलुसिडा बोलते हैं। सब आएगा 50 बार, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे घबराते हैं इस टॉपिक से। इसमें जो फ्लूइड भरा है दैट इज एंट्रम। The fluid which is filled in the follicular cavity is known as antrum। तो क्या बोलते हैं हम लोग? एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यूमुलस ग्रेनुलोसा सेल्स है। यहाँ पे क्या है? ये क्यूमुलस ग्रेनुलोसा सेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्यूमुलस ग्रेनुलोसा सेल्स जो है, इसने क्या किया है, इस ओवम को और इसके चारों तरफ जो सेल है, और यहाँ भी तो अंदर की तरफ भी तो यहाँ पे मास ऑफ सेल्स है ये, तो इनके बीच में इसने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइनिंग बना के, ज्वाइनिंग को मेंटेन करके इसने रखा हुआ है। ठीक है, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं स्पेस देना भूल गई हूँ, इसको मैं ठीक करती हूँ। देखिए, इसको जब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको कौन सी चीज नजर आती है? अच्छा रहने दीजिए, मैं बाद में सही करूंगी। इधर देखिए, तो यहाँ पे क्या है, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका एंड कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। थीका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? मैं जब सेकंड चैप्टर पढ़ा रही थी तो 50 बार मैंने बोला है, थीका मतलब क्या होता है? थीका मतलब क्या होता है? बोलिए, रिप्लाई कीजिए उधर से। आवाज जा रही है मेरी? थीका मीन्स ना कवरिंग या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यही जो है ये क्या करता है यहाँ पे कि सेकेंडरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कैसे? और फिर ये टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होता है। इसके पहचान के लिए एक ही चीज है आपके पास, जो एक फ्लूइड भरा हुआ है इसकी कैविटी में, जिसका नाम एंट्रम है। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब थीका लेयर जो है, आइसो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब यहाँ नहीं, थीका लेयर यहाँ पे क्या है, ये ऑर्गेनाइज है। कैसे?
अब देखिए अंदर वाला है थीका इंटरना और बाहर वाला है थीका एक्सटर्ना। देखिए बहुत आसान है ये देखिए ये सेल है थीका इंटरना। अब बाहर जब ये सब जो यहाँ पे बाहर 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 ये सब चल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। ये देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा है, थीका एक्सटर्ना लिखा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे नोट की हुई है, दैट इज थीका एक्सटर्ना। अब ये यहाँ से नीचे तक का जो पॉइंट है ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा रखा है। थोड़ी बहुत चीजें हैं यहाँ पे। देखिए जब मियोटिक डिवीजन हुआ था तो अनइक्वल साइज के आपको दो स्ट्रक्चर मिले थे ना, एक था आपका सेकेंडरी ओसाइट और दूसरा टाइनी या टीनी कई लोग इसको बोलते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी मिला था, फिर आपको टर्शियरी फॉलिकल जैसी वो चेंज हुआ मैच्योर्ड फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट जो है, मतलब सेकेंडरी ओसाइट का मतलब ओवम, ये अपने चारों तरफ जो लेयर कंटेन करता है उसको हम लोग जोना पेलुसिडा बोलते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ द ओवम इज नोन एज जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। हालांकि क्वेश्चन के साथ मैं आपको आंसर बताती जाऊंगी कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक दो लाइन और खत्म करके फिर असाइनमेंट क्वेश्चन लिखते हुए मैं और समझा। ये सारी चीजें 3 बार अभी और रिपीट होंगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और ये तो आपको पता ही है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से जब ओवम बाहर रिलीज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल, और फिर वो ओवरी के भी बाहर हो जाता है तो उसको हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। और अगर स्पर्म एंटर कर गया तो जोना पेलुसिडा की लेयर को पेनिट्रेशन करता हुआ फिर ये क्या करता है, उसमें जाके वो फर्टिलाइज करता है। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चंस में लिखना स्टार्ट कर दूँ, इसको मैं हटा ही देती हूँ। ये जो पेज है फिर कोई बात नहीं, आगे हटा दूंगी यहाँ से मैं। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करती हूँ, मेरे साथ साथ लिखिए। साथ के साथ आंसर देते जाइएगा ताकि मुझे पता चल जाए, अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो मैं उसको क्लियर करती जाऊंगी साथ के साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम एंटर दे देते हैं। Which hormone is secreted by, which hormone is secreted by corpus luteum? आंसर दीजिए। Progesterone. Progesterone. ठीक है, वेरी गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए। What do you understand by the term ANTRUM? देखिए ध्यान से सुनिए, हो सकता है आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसको समझ नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए अगर आपसे कोई पूछे ना कि एंट्रम क्या है, पहले हिंदी में सुनिए मेरे से। तो ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल लिखना जरूरी है क्योंकि आप एंट्रम दिखा रहे हैं। बेचारा छोटा सा होगा, मतलब जब वो इमेच्योर है तो एंट्रम उतना अच्छा पता नहीं चलता। तो a mature Graafian follicle contain a specific fluid which is known as antrum. जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या करता है, एक मैच्योर मतलब ग्राफियन फॉलिकल स्पेसिफिक फ्लूइड जो कैरी करता है, कंटेन करता है, उसी को हम लोग एंट्रम बोलते हैं।
एंड एंट्रम इज द, इसका उल्टा करके अगर आप लिखना चाहें तो एंट्रम इज द कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। समझ आया? बात समझ आई मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा, मतलब भले ही छोटी सी चीज हो, क्योंकि सब काम देगा आपको आगे जाके, तो इससे आप नहीं समझ आए तो साथ के साथ मेरे से पूछते जाइएगा। चलिए, और एक और क्वेश्चन जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन का ही सेम आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मेंशन द नेम ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन। अब बोलिए आंसर। Progesterone. हाँ, वेरी गुड। P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेस्टेरॉन। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से जो डिफरेंसेस आपको पता है बस वही लिखिएगा, क्योंकि 5 नंबर के लायक मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकी होंगी तब। तो अब लिखिए आप लोग। डिफरेंशिएट बिटवीन spermatogenesis and oogenesis। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई अरेस्टिंग वगैरह नहीं होती है, ये सब आपने नहीं लिखा होगा पहले, और यहाँ पे oogenesis में अरेस्टिंग होती है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन लिखिए। एक और चीज है जो मैं आप क्वेश्चन लिख के आंसर आपको बताऊं तो शायद आपको याद हो जाए अच्छे से। नेम द एक्सटर्नल लेयर ऑफ ओवम। क्या होगा आंसर? Zona pellucida. हाँ, वेरी गुड। किसने बोला ये जोना पेलुसिडा? Arunima. अरुणिमा। अच्छा, मुझे आज आवाज नहीं पहचान में आ रही, इसलिए ये लैपटॉप में थोड़ी आवाज कम आ रही है ना, इसलिए मुझे वहां पता चल जाता था। चलिए, 6 क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। रिप्रेजेंट, ये मैंने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखा है, मैंने अक्सर पूछा जाता है इसमें। रिप्रेजेंट और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। देखिए, ये फोटो बनानी है, मैं दिखा देती हूँ अभी आपको, और क्या क्या लेबल करना है कैसे वो भी सिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे बैक पेज पे। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जो जो चीजें हैं ना इसमें, जैसे एंट्रम है, एक्सटर्नल लेयरिंग है, उसके अंदर जो ओवम मैच्योर होके बैठा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। वाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई the hormone progesterone why the hormone progesterone acquires the peak only after
14-15 days of, क्या लिखेंगे आंसर इसका? Because it can only be seen after the ovulation and the corpus luteum is formed only after that. हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि इस ग्राफ में अभी अभी मैंने आपको क्या दिखाया था कि 14-15 डे के बाद ही ओवुलेशन होगा, मतलब उस टाइम ओवुलेशन हो गया, ठीक है। ओवुलेशन होने के बाद जब ओवम रिलीज होगा तभी कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम ही सारे फसाद की जड़ है। जब तक कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। Why the hormone progesterone acquires the peak only after 14-15 days of menstrual cycle? इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कोई भी बच्चा नहीं कर रहा होगा। ये ओ ऐसा कहाँ से आ गया? तो कैप्स लॉक लगता है, अच्छा ओ की जगह लगता मैंने 0 लिख दिया था इसलिए वैसा दिख रहा था। चलिए 8 क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। Which cell surrounds ovum? अब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा? अब ग्रेनुलोसा सेल याद है, बस उसके आगे हाँ, वर्ड था। वेरी गुड। हाँ, अब ग्रेनुलो, बस यही छोटा छोटा जो माइन्यूट डिफरेंस है ना, आप समझ गए, मतलब आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं। इसी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। यही जो सारी छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको आज की क्लास में समझाई है, इसी में मेन जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं आती उनको समझने में, ठीक है। 9th क्वेश्चन लिखिए। Mention the phase of cell cycle of mammalian oocyte when it is arrested। क्या हो जाएगा आंसर? प्रोफेज 1। हाँ, किसका प्रोफेज 1 लिख देंगे ऐसे। हाँ देखिए, ऐसे तो हर बच्चा जानता है कि माइटोसिस में नहीं होता, बट लिखा जाता है एग्जाम में, ठीक है। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस लिख देंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन लिखिए। फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन तो शायद मैंने दे दिया था आपको पिछली क्लास में, जेनेसिस का। हाँ, 2 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है उस ग्राफ में। नेम तो मैं लिख देती हूँ, 2 pituitary hormones name 2 pituitary hormones which play an important role in ऐसे कर देती हूँ, रोल इन रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, वेरी गुड। आप लोग बहुत अटेंशन से सुन रहे थे, इसका मतलब थोड़ा सा मैंने बताया बट आप लोग को याद है, ठीक है। साथ के साथ लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना? तो लगता है किसी बच्चे ने नहीं लिखा होगा, सबका हो गया होगा। तो इसको लिख लीजिए, टाइम में दे रही हूँ, जिस बच्चे को लगे कि नहीं हमने नहीं लिखा है, मेरे पास जगह है तो मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ। तब तक हो जाए तो मुझे बताइएगा, ये पेज हटा देती हूँ फिर, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये,
और 12th वाली असाइनमेंट क्वेश्चन की कॉपी कर ली है ना अलग सारे बच्चों ने? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. बिल्कुल, अभी से कमर कस के तैयार रहिए कि यही सारे क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं। ऐसे करके करेंगे तो आपको कोई कभी बीट नहीं कर सकता इसमें, ठीक है? चलिए ये हो गया, इसको रहने दीजिए, कहीं जा रही है। चलिए ये ग्राफ है, यहाँ से मैंने आपको दिया था, जिसमें आपने प्रोजेस्टेरॉन को यहाँ से पकड़ा है कि इसका ग्राफ आपको कभी नहीं देखने को मिल सकता इधर। मैम FSH follicle secreting hormone होता है, जो stimulating। क्या बोल रहे हैं? मैम FSH का फुल फॉर्म follicle stimulating hormone है। हाँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है? सब हम लोग डिटेल में करेंगे। तो एक बार क्या हुआ था कि छोटा सा ऐसे ग्राफ बनाया गया, ठीक है? छोटा सा ग्राफ बनाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ किया, बीच में ऐसे छोटा सा डैश दिया और यहाँ पे पीक बना दिया और 4 हार्मोन का नाम लिख रहा है ऑप्शन में। कह रहे बताइए कौन सा हार्मोन बनाया हमने? अब बच्चा सोच रहा है पता नहीं कैसा क्वेश्चन है ये, लिखा कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे से। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको तो याद आएगा, वहां पे आप बोलेंगे अच्छा हमें याद आया कि कॉर्पस ल्यूटियम बाद में बनता है, तो जिसकी वजह से ये हार्मोन जो है ये क्या हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन ही हो सकता है। प्रोजेस्टेरॉन को छोड़ के ये कोई और दूसरा हार्मोन हो ही नहीं सकता, ठीक है? और हम लोग जब बच्चों से लैब में स्लाइड बनवाते हैं ना, तो ऐसा ये जो है ना ये फोटो है, मतलब ये मैं नहीं बोलूंगी डायग्राम है, डायग्राम होता तो खूब अच्छे से बच्चा नहीं ड्रॉ करता जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये डायग्राम है और ये फोटो है। ये कहाँ से ली हुई फोटो मैं बताती हूँ, माइक्रोस्कोप का जो आई पीस होता है ना ऊपर वाला, ठीक है? तो उसके ऊपर जब आप फोन का कैमरा रखेंगे ना, मतलब उसमें जो आपकी आंख से दिख रहा होता है, तो ऐसा ही बहुत बढ़िया बिल्कुल साफ ऐसी क्लियर क्लियर सी फोटो दिखती है, वहीं से ये पिक्चर ली हुई है। मैंने यहाँ पे लगाया है क्योंकि जब स्पॉटिंग का आप जब 12th की प्रैक्टिकल में बैठे होंगे तो एक स्पॉटिंग का भी तो है 7 नंबर का, 30 में से 7 नंबर स्पॉटिंग है ना आपकी मार्किंग स्कीम में। तो उसमें ऐसे स्लाइड्स वगैरह लगा लगा के आपको पहचानना होता है। तो आपने नोटिस किया होगा पहले भी, आज तक मैंने आपको जहां जहां जो सा भी पोर्शन पढ़ाया है, सिखाया है, समझाया है, ऐसा वाला जो भी व्यू होता है उसको मैं जरूर लगाती हूँ। उसका रीजन ये है कि स्पॉटिंग में यही वाला स्लाइड ये थोड़ी रखा रहेगा आपको बना के, ये तो डायग्राम है। ऐसा वाला जो स्लाइड है थोड़ा और इनलार्ज व्यू में होता है, ये तो खिसका खिसका के बच्चे देखते हैं जहाँ पे उनको जो अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे ये टू साइड वाला अपीयरेंस दिखा रहा है, ठीक है? और ये देखिए फ्लूइड भरा हुआ यहाँ पे एंट्रम है। अब ये पिंक कलर का थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, जिसको ये क्या लिख रहा है, जोना पेलिसिडा, ठीक है? और यहाँ पे सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मैच्योर फॉलिकल है। क्या है ये? मैच्योर फॉलिकल है। अब ये देखिए यहाँ पे ये भरा हुआ है फॉलिक्यूलर एपिथेलियम, किस टाइप का टिश्यू पढ़ा था अपने 9th क्लास में, याद आया? ठीक है, तो भाई एपिथेलियम टिश्यू की जरूरत हर उस जगह पे पड़ती है जहां जहां पे किसी चीज की लाइनिंग करनी होती है, किसी को प्रोटेक्शन देना होता है। याद आया? 9th में आपको टीचर ने बताया होगा, ऐसा है ना? नहीं बताया होगा तो मैं बता रही हूँ आपको। तो ये सब जो है फॉलिकुलर एपिथेलियम सेल्स जो यहाँ पे इसको घेर के बैठे हुए हैं, इसका नाम दिया गया है ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है? इसमें बाहर की तरफ अब और 2 बाउंड्री है, जिसमें से अंदर वाले को थीका इंटरना बोलते हैं, बाहर वाले को थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। अभी और 50 बार मैं नेक्स्ट क्लास से आपको रिपीट करूंगी, ठीक है? असाइनमेंट क्वेश्चंस अगर आपने नोट कर लिया हो तो लीव करूं मैं?